गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। यह 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक राजा के रूप में काम किया। लेकिन इसके पढ़ने के पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जाते हैं। इसके द्वारा स्थापित वंश कई नामों से जाना गया है। दास वंश, मामलूक वंश, इल्बरी तुर्क वंश, गुलाम वंश। एक एक करके हम देखते हैं। दास वो होते थे जो एक शासक के द्वारा गुलाम के रूप में खरीद लिया जाता था, मगर ये दास पूर्ण रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्र होते थे। यानी कि वह प्राचीन काल की गुलामीगिरी की तरह नहीं थे। ये एक सेनानायक बनते थे और दास्ता मुक्ति प्राप्त करके ये शासक भी बने। तो हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया और यहाँ तक कि बलबन, ये सारे के सारे दास थे। और इस शरीयत के कानून के अनुसार एक व्यक्ति तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक कि उसे अपने मालिक के द्वारा दास्ता मुक्ति पत्र न मिल जाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में हमें पता है कि उनको दास्ता मुक्ति पत्र मिल गई थी। दूसरा है इल्बरी तुर्क वंश। ये तुर्क तो थे, लेकिन इल्बरी तुर्क थे या नहीं, इस बात को लेकर के विद्वानों के बीच मतभेद है। निसंदेह रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक इल्बरी तुर्क नहीं थे। इल्तुतमिश के भी इल्बरी तुर्क होने पर एक संदेह। बलबन भी संदेह के घेरे में ही आते हैं। अजीज मोहम्मद के अनुसार जो प्रारंभिक तुर्क शासक थे, ये इसी नाम से इस वंश को पुकारा उन्होंने, यानी प्रारंभिक तुर्क शासक। और इस प्रारंभिक तुर्क शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन आते हैं। लेकिन ये तीनों एक वंश के नहीं थे, इसलिए इल्बरी तुर्क वंश हम नहीं कह सकते। कि तीनों अलग अलग परिवार से आते थे, अलग अलग अपने क्षेत्रों से आते थे, तो इन्हें एक वंश नहीं कहा जाता। हाँ, एक के बाद दूसरा सक्सेसर जरूर कहा जा सकता है। कुछ विद्वान आदि तुर्क कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर हबीबुल्लाह इन मिस्र की परंपराओं के आधार पर, जहाँ पर मामलूक यानी कि जो गुलाम होते थे, यानी मालिक के विपरीत होते थे, उसके आधार पर इसे मामलूक वंश कहा गया है। इस प्रकार ने करें दास वंश देखे, गुलाम वंश देखा, इल्बरी वंश देखा, लेकिन सर्व मान्यता से मामलूक वंश ही कहा गया है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत में उनकी स्थापना होती है इस वंश की। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसे कि हम मुइजुद्दीन के नाम से जानते हैं, कॉमनली ही वाज नोन एज मुइजुद्दीन, उसके मृत्यु 1210 ईस्वी में होती है। उसके कोई भी पुत्र नहीं था, तो अपनी संतान न होने के कारण उसका भतीजा गियासुद्दीन संसबानी वंश की गद्दी पर बैठता है। गियासुद्दीन एक योग्य शासक नहीं था और उस वक्त एक योग्य शासक की बहुत ही नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि ख्वारिज्म के शासक
शक्तिशाली हो चुके थे और इस वंश को पूर्ण रूपेण नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए थे। यानी कि शंसबानी वंश को वो पूरी तरह मिट्टी में मिला देना चाहते थे। दूसरी तरफ आंतरिक कई समस्याएं थी, कुछ सामंत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन उसके मरने के पश्चात मुइजुद्दीन के 3 प्रमुख सेनाबंद रूपी सेनानायक थे और तीनों 3 क्षेत्रों में अपनी कमान संभाले हुए थे। गजनी प्रदेश में यादव, सिंध और मुल्तान में कुबाचा और पंजाब के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक कमान संभाले हुए थे। तीनों की चाह थी कि वो भारत पे अपना अधिकार जमाए रखे, उत्तरी भारत पर, क्योंकि समुद्री क्षेत्र था। ऐसी परिस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर अपनी सत्ता बचाना बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर भी उसने अपना बचाया, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक मुइजुद्दीन का गुलाम था। वह पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, यानी कि ज्ञान हासिल कर रखा था। वह एक बहादुर व्यक्ति था, वह एक निर्भीक व्यक्ति था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था और एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार था। अपनी योग्यता के बल पर उसने अपने मालिक को काफी प्रभावित किया। इतना ही नहीं, उसके विपत्ति के क्षणों में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी काफी सहायता की। 1191 में तराई के पहले युद्ध में हारने के पश्चात 1192 में जब उसने आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध में, तो उस वक्त इसने काफी सहायता की। फिर 1205 ईस्वी में जब वो खारिज के शासक पराजित हो गया था, तो इसकी सूचना जब भारत में मिली तो भारत में विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया और वो पंजाब को विद्रोह को दबाने जब आया तो यहाँ खोखरों ने उसे पूरी तरह हराने की कोशिश की। और एक वक्त ऐसा भी लगा कि उनके विद्रोह इतना हावी हो जाएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक अगर न होता तो मुइजुद्दीन की शायद जान भी न बचती, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक आकर के एक सेना के साथ अभूतपूर्व अपनी वीरता दिखा करके शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की जान बचाया। इससे खुश होकर के उसने उसको मलिक की भी उपाधि से विभूषित किया और कालांतर में उसने यह इच्छा व्यक्त की कि भारत का साम्राज्य उसी को दिया जाएगा। इसके अलावा उसने महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस आक्रमणों के दौरान भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी काफ़ी मदद की थी। उसने बुंदेलखंड पर विजय पाया था, गुजरात के अनुलाड़ा पर विजय पाया था और राजपूतों के विद्रोह जो राजपूताना क्षेत्र में थे उसको उसने दबाने में पूरी मदद की थी। तो ये इसके बैकग्राउंड में था। अब हम देखते हैं कि आगे जब 25 जून 1206 ईस्वी को वह गद्दी संभालता, यानी कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात, जो 1206 में हुआ था मार्च महीने में, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसने लाहौर में अपनी ताजपोशी की 25 जून 1206 ईस्वी में, और इसके राज्यारोहण के साथ ही उसने पंजाब और लाहौर, पंजाब यहाँ पर लाहौर है, पंजाब के क्षेत्र पर और दिल्ली के क्षेत्र पर, इन क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार जताया। हम देख चुके हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत के अधिकांश हिस्सों उत्तरी भारत पर इनका अधिकार हो चुका था।
सियालकोट, लाहौर, दिल्ली, ग्वालियर, अजमेर, कोल यानी कि अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार और यहाँ तक कि बंगाल में लखनौती तक का क्षेत्र इनके उन्होंने विजय पाया था अपने विभिन्न सेनानायकों की बदौलत। तो एक विशाल क्षेत्र पर इन लोगों ने विजय पहले ही पा लिया था। 1206 ईस्वी में जब एक गद्दी पर बैठा तो याल्दोज ने अपनी दावेदारी भारत के लिए पेश की। याल्दोज गद्दी पे था, उसने जब भारत की दावेदारी पेश की तो पंजाब तक पहुंच गया, परंतु 1206 ईस्वी में उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने मुंह की खानी पड़ी और वह वापस लौट गया। कालांतर में 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो याल्दोज का सर याल्दोज के विरुद्ध गजनी पर आक्रमण किया और याल्दोज को पराजित किया। यानी कि पहला कंटेंडर जो याल्दोज था वह पराजित हो गया। उसी वर्ष उसने सुल्तान गियासुद्दीन महमूद को खत लिख करके निवेदन किया कि मुझे दास्ता मुक्ति पत्र दिया जाए। सुल्तान ने उसे दास्ता मुक्ति पत्र प्रदान किया और इसके साथ ही वह अब एक स्वतंत्र हो चुका था और उसने अपना एम्ब्लेम भी इसको दिया। लेकिन गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा दिन नहीं रुक चुका। क्यों? क्योंकि याल्दोज के समर्थक गजनी में ज्यादा थे। जनता का समर्थन याल्दोज को ज्यादा था। ऐसी परिस्थिति में जन समुदाय के विरुद्ध शासन करना मुश्किल था, अतः वह गजनी क्षेत्र से वापस पंजाब आ गया और पंजाब में लाहौर में अपना शासन शुरू किया। उसकी दूसरी समस्या कुबाचा थी। कुबाचा भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। उसने सिंध और मुल्तान में शासन कर रहा था। कुबाचा उसने अपनी शक्ति बढ़ा करके भक्कड़ और सिवाना तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर दिया। वह भी दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में काम किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह कुबाचा के साथ कर दिया और एक मैट्रिमोनियल रिलेशन बना करके एक शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध बनाया। तो कुबाचा ने भी उस पर आक्रमण नहीं किया, याल्दोज ने भी उस पर आक्रमण नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी चीज थी शांतिपूर्ण शासन के लिए। याल्दोज का साथ संबंध विच्छेद यानी गजनी के साथ उसने पूरी तरह संबंध विच्छेद कर दिया, जो भारत के लिए बहुत ही हितकर था। भारत का मध्य एशिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया और भारत के मध्य एशिया की राजनीति से भी संबंध जब खत्म हो गया तो भारत एक स्वतंत्र रूप में और शांतिपूर्ण रूप में शासन स्थापित करने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफी मदद की। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक शासन एक शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हुआ। लेकिन अभी भी विद्रोहों का सिलसिला जारी था। उसने राज्य को संगठित तो कर लिया 1206 से 1208 के बीच में और 1208 से 1210 के बीच में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, मगर अभी भी राजपूताना क्षेत्र में या राजपूतों के विद्रोह की भावना सुलग रही थी। ये इसे पूरा करना चाहता था 1210 तक। तभी चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त इसकी घोड़े से गिरने से काफी बुरी तरह जख्मी हुआ और वह मृत्यु प्राप्त किया। यानी कि मात्र 1206 से 1210 4 वर्षों तक एक स्वतंत्र रूप में यह भारत ने शासन किया और एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम गुलाम वंश
के नाम से जानते हैं, मामलूक वंश के नाम से जानते हैं, तुर्की वंश के नाम से जानते थे। एक पहली बार हम देखते हैं कि यहाँ के एक मुस्लिम संस्था की स्थापना हुई। अब तक सिर्फ हिंदू शासन यहाँ चल रहा था और इस्लाम धर्म का एक यहाँ पर एक परचम लहराने लगा। शासक के रूप में गियासुद्दीन महमूद ने यादोज एवं कुबाचा के प्रति जो नीति अपनाई और निसंदेह रूप से उसके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को दर्शाता है जो राजनीतिक कुशलता का परिचय देती है। उसने शक्ति का प्रदर्शन न कर डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना किया, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से शासन करने की काफी मदद मिली। हबीबुल्लाह उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उसमें तुर्कों की निर्भीकता थी तो फारसियों की परिष्कृत अभिरुचियां पाई जाती हैं। यही वजह है कि इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत संक्षेप शासन करने के बावजूद भी भारत में उसने अपना कुछ पहचान के रूप में कुछ संरचनाओं को छोड़ा। वह एक उदार व्यक्ति था। उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा गया, यानी कि लाखों को दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला लाख बख्श की उपाधि से भी घोषित किया गया। उसके कारण को सूफी संत भी आए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वो काफी सम्मान करता था और इसी सम्मान में उसने उनके सम्मान में एक मीनार की नामक संरचना का निर्माण किया। मीनार एक ऐसी संरचना होती है जो सीधे स्ट्रेट खड़ी होती है टावर की तरह, और यह इस्लाम के वर्चस्व को दिखाने के लिए, काफ़ी ऊंचाई तक दिखाने के लिए थी। हालांकि यह इसका प्रथम सोपान था। इसके बाद में भी इल्तुतमिश बनवाया था और उसके जब ऊपरी मंजिल टूट गई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे रिपेयर करा करके उसका संगमर बना। ये लाल पत्थरों की बनी हुई संरचना है। ये कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया था। उसने 2 मस्जिदों का भी निर्माण किया है, एक कुतुब मीनार के पास ही और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, जो एक मंदिर था। पहले एक जैन मंदिर था और बाद में विष्णु मंदिर बना और उसको बना करके उसने उसको पुनर्निर्माण करके उसने वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया और इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार का काम किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 2.5 दिन का झोपड़ा है और यह इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, यानी इसके निर्माण का श्रेय उसको जाता है। ये पहली बार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी भारतीय इस्लामिक स्थापत्य का हमें यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ होने का जो जानकारी मिलती है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में मिलती है। तो इस प्रकार उसने एक नए राज्य की स्थापना की, नई संरचनाओं का निर्माण किया, राज्य को सुदृढ़ और संगठित करने की कोशिश की। और इसके बाद चूंकि उसके पास समय नहीं था, सिर्फ 4 वर्षों में उसकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, घोड़े से गिरने सारा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो उसका गुलाम था वो दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया और एक लंबे समय पर 1210 से लेकर 1236 तक उसने शासन किया। हम अगले क्लास में